डेट आज का डालेंगे 11/7/2020। सब्जेक्ट इस पीपीएल, उसके नीचे नेम, उसके नीचे रोल नंबर और सेक्शन। ये हर पेज के हेडर को यूज करेंगे, इसी फॉर्मेट में हेडर बनाना है। तो गेट रेडी विथ योर नोट्स कॉपी। सभी लोग अपने नोट्स कॉपी को लेकर रेडी हैं? Please note down the points that I will be discussing in the entire lecture. So today we'll start with the continuation of the last topic related to the design phase, designing of software. तो उसमें डेटा फ्लो डायग्राम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जिसको यूज करके डिजाइन्स क्रिएट किए जाते हैं ऑफ द डेटा दैट इज फ्लोइंग थ्रू द एंटायर सिस्टम। तो डेटा बहुत क्रुशियल चीज़ है। डेटा जो होता है उसी से पूरा सिस्टम चलता है। सो डेटा फ्लो डायग्राम is used to represent graphically the flow of data in the entire system। जो सॉफ्टवेयर सिस्टम हम बना रहे हैं, it is capable of depicting incoming data, outgoing data and storage। क्योंकि डेटा जो है वो इनकमिंग होगा, मतलब जो यूजर इंटरफेस हम देंगे उस यूजर इंटरफेस से डेटा इनपुट आएगा सिस्टम के अंदर, फिर वो प्रोसेस होगा, अलग अलग मॉड्यूल्स में जाएगा। उसके बाद वो डेटा जो है स्टोर भी होगा, जरूरत पड़ने पे उसको स्टोर भी किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा और फिर उसको डिस्प्ले भी किया जाएगा। तो डेटा जो है बहुत क्रूशियल होता है। पूरा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है, वो डेटा पे ही चलता है। और इसको हम लोग शॉर्टकट में DFD कहते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम कहते हैं, जो एक फ्लो चार्ट जैसा रहता है, लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में फ्लो कंट्रोल बताया जाता है कि किस प्रकार से कंट्रोल फ्लो हो रहा है। डेटा फ्लो डायग्राम में डेटा फ्लो बताया जाता है, हाउ द डेटा इज फ्लोइंग थ्रू द एंटायर सिस्टम। तो यहाँ पे DFDs में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये रहती है कि इसमें कोई ब्रांचेस या कंट्रोल स्टेटमेंट्स नहीं रहते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट्स टाइप के कुछ भी चीजें इसमें नहीं रहती हैं, कि सिंपली डेटा का मूवमेंट बताता है थ्रू द एंटायर सिस्टम। तो इसमें जो है कंडीशनल ब्रांचेस जैसे फ्लो चार्ट्स में होते हैं वैसा नहीं होता। डेटा फ्लो डायग्राम जो है उसमें कुछ जैसे आपका फ्लो चार्ट्स होते हैं, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं ड्रॉ करने के लिए, वैसे ही डेटा फ्लो डायग्राम्स के भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनको यूज करके हम ड्रॉ करते हैं। तो DFD जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंटिटीज का यूज करते हैं, प्रोसेसेस का यूज करते हैं, डेटा स्टोरेज का यूज करेंगे और डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंटेड एरो मार्क्स का यूज करते हैं। एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायग्रामेटिकली रेक्टेंगल्स का यूज करेंगे। तो एंटिटीज रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्रामेटिकली रेक्टेंगल्स यूज किया जाता है। और एंटिटीज का क्या मतलब होगा? दैट जनरेट डेटा और दैट रिसीव डेटा। से हमने एक सिस्टम बनाया है जिसमें यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट कर रहा है। तो
यूजर बिकम्स एन एंटिटी जो यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर रहा है, और जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो एज ए रिपोर्ट जनरेट हो रहा है इनटू ए पर्टिकुलर स्क्रीन जहां से यूजर उसको देखेगा। तो दैट पर्टिकुलर स्क्रीन बिकम्स द आउटपुट एंटिटी। तो इसमें एक इनपुट एंटिटी मेजर मेन होता है, एक इनपुट एंटिटी और एक आउटपुट एंटिटी। ठीक, तो एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल्स का यूज करेंगे। उसके बाद आता है प्रोसेसेस। प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना, प्रोसेस मतलब मॉड्यूल। तो जो मॉड्यूल है उसके अंदर डेटा जाएगा और मॉड्यूल उस डेटा को प्रोसेस करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। तो तो प्रोसेस है, उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। उसको हम लोग एक राउंडेड एज रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं या सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। राउंडेड एज रेक्टेंगल या सर्कल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे प्रोसेस को। तो प्रोसेस का खासियत क्या है? इट कंज्यूम्स डेटा एंड ऑल्सो इट प्रोड्यूसेस डेटा। तो प्रोसेस का खासियत है दैट इट कैन टेक इनपुट एज द डेटा इज इनपुट एंड जनरेट डेटा एज आउटपुट। उसके बाद आता है स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, एक रेक्टेंगल यूज करते हैं, लेकिन उसका एक साइड ओपन रहता है, ओपन साइडेड रेक्टेंगल का यूज करेंगे। ओपन साइडेड रेक्टेंगल को यूज करके हम डेटा स्टोरेज बताते हैं कि जो परमानेंट डेटा स्टोरेज होगा हमारे सिस्टम में वो कहाँ पे होगा और कौन से एंटिटीज से वो कनेक्टेड होगा। ये डेटा स्टोरेज से रिप्रेजेंट करके हम दिखाते हैं। उसके बाद आता है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो जो है वो हम एरो एरो मार्क्स यूज करके हम बताते हैं। जैसे फ्लो चार्ट में दिखाते हैं वैसे ही इसमें, लेकिन इसमें एरो मार्क्स यूज करते हैं। और एरो मार्क्स जो होते हैं वो लेबल्ड होते हैं। तो मतलब एरो मार्क के ऊपर हम लेबल करते हैं कि कौन सा डेटा फ्लो हो रहा है। तो एरो मार्क अगर लगाया है इसका मतलब डेटा फ्लो का डायरेक्शन बताते हैं, किस एंटिटी से किस एंटिटी तक डेटा जा रहा है, किस एंटिटी से किस प्रोसेस में डेटा जा रहा है, किस प्रोसेस से किस एंटिटी तक डेटा जा रहा है। ये सभी चीजें डेटा फ्लो पॉइंटेड एरो मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंटिटीज, प्रोसेस, डेटा स्टोरेज एंड डेटा फ्लो, ये सब कंपोनेंट्स हैं ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। अब इन कंपोनेंट्स को विजुअली कैसे देखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ऐसा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे कॉलेज में भी और बाहर भी, जब आप जॉब में रहेंगे तब भी आपको डेटा फ्लो डायग्राम यूज करके अपने प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो कॉलेज में भी जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें भी आपको डिज़ाइन फेज के अंदर में आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डीएफडीज को दिखाना पड़ेगा। तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है? तो रेक्टेंगुलर बॉक्स से उससे एंटिटी रिप्रेजेंट करेंगे। एंटिटी मतलब एनीथिंग विच कैन जनरेट और विच जनरेट्स डेटा। ठीक, प्रोसेस मतलब एक ऐसा कोई मॉड्यूल जिसको सर्कुलर वे में जैसे रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, आप इसको राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट कंज्यूम्स डेटा, प्रोसेसेस डेटा एंड प्रोड्यूसेस डेटा। उसके बाद डेटा स्टोर के लिए आप एक ओपन एंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करेंगे। जो डेटाबेस जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं या फाइल स्टोरेज करेंगे या डेटाबेस स्टोरेज यूज करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओपन एंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करेंगे। और डेटा फ्लो रिप्रेजेंट करने के लिए एरो मार्क्स यूज करेंगे। ठीक, सो दीज आर द वेरी बेसिक डायग्राम एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स यूज्ड इन डीएफडी। अभी एक एग्जांपल देखें। डीएफडीज को याद रखना बहुत जरूरी है कि हमेशा डीएफडी में दो मिनिमम टू लेवल्स आर डिस्प्लेड। जो लेवल 0 होता है उसको कंटेक्स्ट डीएफडी या कंटेक्स्ट लेवल डीएफडी भी कहा जाता है। लेवल 0 डीएफडी पूरे सिस्टम का एक ओवरऑल
पिक्चर प्रेजेंट करता है। जैसे आर्किटेक्चरल डिजाइन में पूरे सिस्टम का हम एक ओवरऑल स्ट्रक्चर डिस्प्ले कराते हैं, वैसे ही डीएफडीज में भी जो कंटेक्स्ट लेवल डीएफडी होता है, या जिसको हम कहते हैं लेवल 0 डीएफडी, उसमें पूरे सिस्टम का एक टॉप लेवल व्यू रहता है, एंड दैट टॉप लेवल व्यू इज नोन एज कंटेक्स्ट डीएफडी और लेवल 0 डीएफडी। अब इसमें क्या चीज रहेगा, यहाँ पे हम मेन जो एंटिटीज हैं, इनपुट एंड आउटपुट, ये जो मेन एंटिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और एक सिंगल सर्कल या रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स का यूज करके, तो जिसका एजेस राउंडेड है, उनको यूज करके हम द मेन मॉड्यूल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके डिस्प्ले करते हैं कि ये मेन मॉड्यूल है जिसके ऊपर पूरा सिस्टम डिपेंड कर रहा है। अब ये जो मेन मॉड्यूल है, जैसे इस एग्जांपल को ऑब्जर्व करें, ये फूड ऑर्डरिंग सिस्टम का एक छोटा सा वो है एग्जांपल है। तो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम हमारा क्या हो गया, मेन मॉड्यूल है। देखिए यहाँ पे जो बीच में राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स रखा है, वो हमारा मेन मॉड्यूल है, जिसको हम कहेंगे फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। इसका नाम हम देंगे द नेम्स, दिस नेम शुड मैच विद द नेम ऑफ द मेन सिस्टम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम ही प्रोजेक्ट का नाम है, तो उसी नाम से ये मेन आपका जो मॉड्यूल है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपना मेन प्रोसेस है, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। अब इसमें ऑब्जर्व करेंगे एरो मार्क्स यूज किया गया। देखिए सब जगह एरो मार्क्स यूज किया गया। कस्टमर से फूड ऑर्डरिंग सिस्टम में इनपुट आएगा और आउटपुट भी जाएगा। इसका मतलब डेटा फ्लो जो है वो कस्टमर से फूड ऑर्डरिंग सिस्टम में जाएगा, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम से कस्टमर के पास भी डेटा आएगा। क्या डेटा जाएगा, जनरली क्या होता है, कस्टमर अपना आईडी देगा, अपना रिक्वायरमेंट पुटअप करेगा, जिसको यूज करके फूड ऑर्डरिंग सिस्टम उसका ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा या वेरीफाई करेगा, फिर उसको एक रिप्लाई भेजेगा कि उसका रिसिप्ट के लिए रिप्लाई भेजेगा। तो ये डेटा फ्लो जो होगा कस्टमर और फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के बीच में होने वाला है। ठीक, उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे सप्लायर के साथ भी फूड ऑर्डरिंग सिस्टम कनेक्टेड रहेगा। अब इसमें सप्लायर क्या रिसीव करेगा, द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स रिसीव करने के बाद सप्लायर जो है वो पैक करेगा फूड को और कस्टमर को सप्लाई करेगा, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम को नहीं देगा, वो डायरेक्टली कस्टमर को, क्योंकि एड्रेस वगैरह पूरा जो है फूड ऑर्डरिंग सिस्टम कस्टमर से लेगा और सप्लायर को दे देगा विद द ऑर्डर, एंड द सप्लायर विल do the necessary activities to complete the supply and give it directly to the customer, ship it to the customer. तो इसीलिए यहाँ पे एरो मार्क जो है वो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम से निकलकर सप्लायर में आया है। नेक्स्ट देखेंगे मैनेजर। मैनेजर एक मेन एंटिटी है पूरे सिस्टम का, जिसमें फूड ऑर्डरिंग सिस्टम को ये मैनेज करेगा। तो मैनेजर इसमें लॉग इन करेगा, मैनेजर उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। सो मैनेजर से डेटा जो है वो जा रहा है फूड ऑर्डरिंग सिस्टम में, और फूड ऑर्डरिंग सिस्टम जो है अपना जो भी रेस्पॉन्स है मैनेजर के रिक्वेस्ट के ऊपर, जो भी रेस्पॉन्सेस दिखाने हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल हो गया, डेटाबेस को व्यू करना है, उसको मॉडिफाई करना है, वगैरह वगैरह, ये पूरा जो है एज डेटा मैनेजर को ये रिप्लाई बैक करेगा। इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ एरो मार्क दिया हुआ है, बोथ साइडेड एरो मार्क्स आते हैं, एरो मार्क ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द लाइन। नेक्स्ट देखेंगे किचन के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे फूड ऑर्डरिंग सिस्टम से डेटा जो है दैट इज व्हाट टू ऑर्डर, वो किचन में जाएगा। किचन में जाने के बाद देखिएगा किचन से वापस डेटा फूड ऑर्डरिंग सिस्टम में नहीं आ रहा है, बिकॉज किचन में जब कोई जैसे खाना बन गया तो वो सप्लायर के पास पहुंचेगा, सप्लायर उसको कस्टमर तक पहुंचाएगा। फूड ऑर्डरिंग सिस्टम का रोल वहाँ पे नहीं है। ठीक, तो इसीलिए डेटा जो है वो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम से जो ऑर्डर है वो किचन के पास जाएगा, किचन उसको बनाएगा और उसको सप्लायर को देगा, कस्टमर को देगा। तो ये ओवरऑल डेटा मूवमेंट बताता है। देखिए ये सिर्फ डेटा मूवमेंट बताने के लिए है। क्यों बताए, क्यों इस चीज को हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब कोडिंग किया जाएगा, when this particular DFD is given to the coding phase, the programmers should understand
कि डेटा फ्लो कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे डेटा फ्लो होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सप्लायर और फूड ऑर्डरिंग सिस्टम को अगर आप देखें तो डेटा शुड नॉट फ्लो बैक फ्रॉम सप्लायर टू फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। ये कोडिंग फेज में इसका ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा उल्टा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली किचन में डेटा जाना चाहिए, किचन से डेटा नहीं आना चाहिए टू द फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कस्टमर के बीच में डेटा दोनों तरफ फ्लो करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। फूड ऑर्डरिंग सिस्टम और मैनेजर के बीच में दोनों तरफ डेटा फ्लो होना चाहिए, ये भी कोडिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज हो जाता है, वैलिडेट हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है ड्यूरिंग द कोडिंग फेज। तो कोडिंग फेज में डीएफडीज को बहुत क्लोजली वॉच करके बनाया जाता है कोड। ठीक, ये हो गया जीरो लेवल डीएफडी, इसको कंटेक्स्ट डीएफडी बोलते हैं या कंटेक्स्ट लेवल डीएफडी भी कहा जाता है। ये सबसे पहला डीएफडी जरूरी होता है, ये बेस डीएफडी है, एकदम जीरो लेवल का डीएफडी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना डीएफडी शुरू नहीं होता। तो पूरे सिस्टम को एज ए सिंगल मॉड्यूल रिप्रेजेंट करके हम पूरे एंटिटीज को, ओवरऑल जो एक्सटर्नल एंटिटीज हैं उनको बता के एक जीरो लेवल डीएफडी क्रिएट करते हैं। इसके बाद आता है लेवल वन डीएफडी। लेवल वन, अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, लेवल जीरो डीएफडी हो गया, लेवल वन डीएफडी हो गया, इसका मतलब लेवल टू भी आएगा। लेकिन लेवल टू तब आएगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी। अब जरूरत कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि लेवल जीरो से लेवल वन में आना है। लेवल जीरो से लेवल वन में आना जरूरी है, बिकॉज लेवल जीरो में जो कंटेंट दिखाया जा रहा है मॉड्यूल का, वो मेन मॉड्यूल है जो पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जैसे हम लेवल वन में आते हैं तो ये फूड ऑर्डरिंग जो मॉड्यूल है, देखिए यहाँ पे जो फूड ऑर्डरिंग मॉड्यूल है बीच में जो लिखा हुआ है फूड ऑर्डरिंग मॉड्यूल, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम मॉड्यूल, वो उसका डिटेल्स हम बताते हैं। उसमें सब मॉड्यूल्स कौन से हैं, सब मॉड्यूल्स कौन से देखिए यहाँ पे ऑर्डर फूड एक सब मॉड्यूल है, जनरेट रिपोर्ट्स एक सब मॉड्यूल है, ऑर्डर इन्वेंट्री एक सब मॉड्यूल है। अब इसमें और भी चीजें डिटेल दिखाई जा रही हैं। डेटाबेस, इसमें इन्वेंट्री डेटाबेस एक है जो ओपन एंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक ऑर्डर का डेटाबेस मेंटेन किया जा रहा है, वो भी एक ओपन एंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में जो है वो एंटिटीज हैं, ओपन एंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में डेटाबेस एलिमेंट्स हैं, और सर्कुलर कॉर्नर्ड या सर्कुलर वे में रिप्रेजेंट किए हुए जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, इसमें सर्कुलर कॉर्नर्स हैं, उनको यूज करके हम मॉड्यूल्स बता रहे हैं, ऑर्डर फूड, जनरेट रिपोर्ट्स, ऑर्डर इन्वेंट्री। यहाँ पे एक और चीज आप ऑब्जर्व करेंगे जो आपको भी बनाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, कि डेटा कौन सा फ्लो कर रहा है कहाँ पे। ऑब्जर्व करें, देखिए कस्टमर से डेटा जा रहा है ऑर्डर फूड के अंदर, ऑर्डर फूड एक मॉड्यूल है। एक और चीज आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल को नंबरिंग किया हुआ है। देखिए यहाँ पे फूड ऑर्डरिंग सिस्टम को देखिए यहाँ पे 0 नंबर दिया है, ठीक है। दिस दिस इंडिकेट्स दैट ये सबसे पहला मॉड्यूल है, मेन मॉड्यूल है। उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे ये मॉड्यूल नंबर 1 है ऑर्डर फूड, फिर मॉड्यूल सब मॉड्यूल नंबर 2 है जनरेट रिपोर्ट्स, ये सब मॉड्यूल नंबर 3 है ऑर्डर इन्वेंट्री। तो मॉड्यूल नंबर 1 ऑर्डर फूड है, कस्टमर ऑर्डर देगा, दैट इज द डेटा कमिंग फ्रॉम द कस्टमर एंड विल बी रिसीव्ड बाय द ऑर्डर फूड। ये जो ऑर्डर डेटा दिया गया है ऑर्डर फूड मेथड को या ऑर्डर फूड मॉड्यूल को, ये उसको आइडेंटिफाई करेगा, इसमें वैलिडेशन भी होगा, इसमें वो चेक भी करेगा जो ऑर्डर आया है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आया है कि नहीं आया, कोई इसमें गड़बड़ी तो नहीं है। जब वो इंश्योर कर लेगा कि ऑर्डर इज इन अ राइट फॉर्मेट, वो उसको डेटाबेस में डालेगा। देखिए ऑर्डर वाला डेटाबेस में उसको डाल देगा, इट विल अपडेट द डेटाबेस और इट विल क्रिएट अ न्यू रो इन द डेटाबेस, न्यू एंट्री इन द डेटाबेस ऑर्डर। तो जो ऑर्डर आया था कस्टमर के से फ्रॉम द कस्टमर, इट इज प्रोसेस्ड बाय ऑर्डर फूड मॉड्यूल एंड इट इज स्टोर्ड इनसाइड द ऑर्डर डेटाबेस। ऑर्डर फूड एक और चीज, एक और डेटा जनरेट कर रहा है, दैट इज बिल। देखिए यहाँ पे बिल लिखा हुआ है, तो द ऑर्डर फूड विल जनरेट द बिल एंड गिव इट टू द कस्टमर। अब ये कहाँ से जनरेट करेगा, इसके पास जो ऑर्डर आया था
उसके बेसिस पे वो बिल जनरेट करेगा। ठीक। अब ऑर्डर फूड दो जगह पे डिटेल्स डाल रहा है। एक है ऑर्डर जो डेटाबेस है उसमें डेटा डाल रहा है, और ऑर्डर फूड जो है वो इन्वेंट्री में डेटा अपडेट कर रहा है। तो इन्वेंट्री में जो डेटा जाएगा वो इन्वेंट्री डिटेल्स का डेटा रहेगा। इन्वेंट्री डिटेल्स, इन्वेंट्री का मतलब होता है अवेलेबल, नीडेड अवेलेबल कंपोनेंट्स। जैसे अगर से फॉर एग्जांपल कस्टमर ने जो है टी ऑर्डर किया है, तो टी अगर ऑर्डर किया है तो मिल्क, शुगर, टी, टी लीव्स एंड दीज बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो ये इन्वेंट्री में वो अपडेट करेगा, इसकी ज़रूरत है। ठीक है। ये इन्वेंट्री को कब अपडेट करेगा? जब उसको लगेगा कि इन्वेंट्री में कुछ कमी है, कुछ चीज़ की कमी है जो ऑर्डर के लिए ज़रूरत है, तो वो इन्वेंट्री में डाल देगा। ठीक है। इसमें एक और इनपुट आना चाहिए था, वो हम ये इसको जब एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लेवल 2 डीएफडी में जाएंगे तो ऑर्डर फूड, जनरेट रिपोर्ट्स और ऑर्डर इन्वेंट्री का और डिटेल्स में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ठीक। सो ऑर्डर फूड में जो भी आया है ऑर्डर, उसकी ज़रूरत के हिसाब से अगर इन्वेंट्री में कमी है तो वो इन्वेंट्री को अपडेट कर देगा। ऑर्डर फूड जो है वो ऑर्डर सप्लाई कर रहा है किचन की तरफ। ठीक। ऑर्डर सप्लाई करेगा किचन की तरफ, और किचन जो है उसको प्रोसेस करेगा, ऑर्डर के बेसिस पे खाना बनाएगा। अब सिमिलरली आप ऑब्जर्व करें, जनरेट रिपोर्ट्स करके भी एक मॉड्यूल है। अब ये कहाँ से इनपुट ले रहा है? ऑर्डर्स जो डेटाबेस है उसमें से ले रहा है, और इन्वेंट्री डिटेल्स में से दे रहा है। और ये जनरेट रिपोर्ट कौन यूज कर रहा है? मैनेजर यूज कर रहा है। एंड इट इज रिसीविंग डेटा, द मैनेजर इज रिसीविंग द रिपोर्ट्स फ्रॉम द जनरेट रिपोर्ट मॉड्यूल। तो मैनेजर क्या करेगा? जनरेट रिपोर्ट मॉड्यूल को एक्टिवेट करेगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे रिपोर्ट चाहिए अबाउट द इन्वेंट्री एंड द करंट ऑर्डर्स और द पेंडिंग ऑर्डर्स। तो पूरा का पूरा रिपोर्ट मैनेजर को मिल जाएगा। मैनेजर जो है वो ऑर्डर इन्वेंट्री को भी कंट्रोल करेगा, अपडेट करेगा, बिकॉज जो चीज़ें इन्वेंट्री में कम हो चुकी हैं वो सप्लायर को हम रिक्वेस्ट करेंगे टू गिव, टू अपडेट द इन्वेंट्री। मतलब किचन में अगर कुछ चीज़ें कम पड़ रही हैं तो उसको सप्लाई करें। ठीक है। और जो है सप्लायर के हम हेल्प लेके कस्टमर तक भी पहुंच सकते हैं। ये एक्सटर्नल लिंक है इसलिए इसमें नहीं दिखा। तो ये लेवल 1 डीएफडी हो गया, विच इज द डिटेल्स ऑफ लेवल 0 डीएफडी। ये जो लेवल 0 डीएफडी था, इसका ही डिटेल्स लेवल 1 डीएफडी में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस टाइप से डीएफडीज क्रिएट किए जाते हैं। एंड मेन इंटेंशन क्या है डीएफडीज का? टू हेल्प द कोडिंग team understand how the data will flow, and accordingly they will code the modules. ठीक। होपफुली डीएफडी का एक आइडिया आपको लग गया होगा। नेक्स्ट जो फेज है, एसडीएलसी फेजेस को हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट फेज है कंपोनेंट प्रोडक्शन। कंपोनेंट प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करना। रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्या है? जैसे कई लोग ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर ऑलरेडी किया हुआ है, या जावा किया हुआ, या सी प्लस प्लस किया हुआ है, तो उनको एक बेसिक आइडिया होगा क्लास और ऑब्जेक्ट्स का। तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दे आर रीयूजेबल कंपोनेंट्स। आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी का या किसी रिक्वायरमेंट का एक क्लास बना लें और उसके अगर ऑब्जेक्ट्स बनाएं, तो आपको क्लास का डेफिनेशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऑब्जेक्ट्स को बनाते जाइए, ऑटोमेटिकली क्लास उसमें इंप्लीमेंट होता जाता है। तो जो यूटिलिटी है वो रीयूज होने लगता है। ऐसे बहुत सारा जरूरत पड़ता है, बहुत सारे सिचुएशंस में इट इज वेरी मच नीडेड दैट वी नीड रीयूजेबल कंपोनेंट्स। बिकॉज जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कुछ सिमिलर ट्रेट्स वाले या सिमिलर प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट्स को हमको अलग अलग जगह एक ही प्रोजेक्ट में यूज करना पड़ता है। तो हमको बार बार उसको रिकोड करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम लोग कंपोनेंट्स बना लेते हैं, उसको कंपोनेंट लाइब्रेरी में रख लेते हैं, और उस लाइब्रेरी से उन कंपोनेंट्स को उठा के जब जरूरत पड़ती है तब यूज कर सकते हैं। तो कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है, ये बहुत एक मेजर चीज, एक मेजर कॉन्सेप्ट है जिसको यूज किया जाता है टू इम्प्लीमेंट रीयूजेबल कंपोनेंट्स।
अब कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, कंपोनेंट प्रोडक्शन करते हैं। जनरली दे आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और उन कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं टू अचीव एन ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम। हर फंक्शन को अचीव करने के लिए, जैसे फंक्शंस कहाँ से आएंगे, फंक्शन लिस्ट हमको एम से मिल जाएगा, जो हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। वो जो वहाँ पे एम्स और गोल सेट किए रहते हैं, ये फंक्शंस हमको चाहिए, फंक्शन लिस्ट, वो चीज़ें हम कंपोनेंट्स बना बना के अचीव कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हम बनाएंगे, और सभी कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के, जैसे जिग्सॉ पजल जुड़ता है वैसे ही उनको जोड़ के एक ओवरऑल सिस्टम को बिल्ड कर देते हैं, जिससे कि एक मेजर फंक्शनैलिटी जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। तो ये आर्किटेक्चरल डिजाइन के बेसिस पे हम कंपोनेंट्स को बनाते हैं और उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद फिर हम उनको टेस्ट करते हैं कि जो जो इंटेंडेड फंक्शनैलिटी है वो हमें मिल रही है क्या। अगर मिल रही है तो वो कंपोनेंट को हम लोग कंपोनेंट लाइब्रेरी में सेव करके रख देते हैं फॉर फ्यूचर यूज। ठीक, तो कंपोनेंट्स को हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चरल डिजाइन, फिर उनको इंटीग्रेट करते हैं, फिर उनको टेस्ट करते हैं, ओवरऑल फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं। अगर हमको एश्योरेंस मिलता है कि सब कुछ सही है, तब जाके उसको हम कंपोनेंट लाइब्रेरीज में रख देते हैं। तो करंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में भी यूज हो सकता है, और फ्यूचर प्रोडक्शंस में भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट्स को। तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स बनाने का एक बहुत बड़ा फायदा हमको ये मिलता है कि वो करंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में तो यूज कर ही सकते हैं, हम फ्यूचर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स जो सिमिलर हैं उन पे भी हम लोग उसको रीयूज कर सकते हैं। फिर से बनाने की जरूरत नहीं, बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट हो जाता है। टाइम कब लगता है, जब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को बनाया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, जैसे ही वो बन के तैयार हो जाते हैं फिर प्रोडक्शन बहुत तेजी से किया जा सकता है। तो component production is another major phase in SDLC phases। इसके बाद आता है कंपोनेंट बनने के बाद उसको टेस्ट करना जरूरी है। बिना टेस्ट करे तो उसको उन कंपोनेंट्स को हम रख नहीं सकते। तो कंपोनेंट टेस्टिंग जो है इट्स ए वेरी क्रूशियल पार्ट। कंपोनेंट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसके इंटरनल लॉजिक को टेस्ट करते हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर को टेस्ट किया जाता है। देखिए, लॉजिक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अ सिस्टम कैन रन, आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिसका लॉजिक गलत है, वो आउटपुट आपको देगा लेकिन गलत आउटपुट देगा। तो हमको जो कंपोनेंट्स बनाना है उसको ऐसा बनाना है कि उसमें जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं, उसमें जो हम डेटा मैनिपुलेशन के प्रोसेसेस को यूज कर रहे हैं, जो कोडिंग अपन यूज करेंगे, उसको टेस्ट करना जरूरी है। उसी को बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स। तो इंटरनल जो कोडिंग है जिसमें डेटा प्रोसेस हो रहा है, उन स्ट्रक्चर्स को टेस्ट करते हैं, जिससे कि गलत प्रोसेसिंग तो नहीं हो रहा, उसको टेस्ट करते हैं। और अगर बाई चांस कुछ गलत प्रोसेसिंग हो रहा है तो कंपोनेंट्स को हम लोग रिवाइज करेंगे, उसको चेंज करेंगे, तो उसी कोडिंग में चेंजेस करेंगे। ठीक, तो कंपोनेंट टेस्टिंग जो है, इट इज टेस्टिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट सो दैट इट इज जनरेटिंग द करेक्ट आउटपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। जो एक्सपेक्टेशन था कंपोनेंट से वही हमको मिल रहा है, गलत सलत चीजें नहीं मिल रही। बहुत देयर इज अ रेंज ऑफ इनपुट्स, टाइप ऑफ इनपुट्स गिवन टू ए कंपोनेंट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो जो जो रोबस्टनेस होता है किसी भी कंपोनेंट के अंदर में, रोबस्टनेस कैसे अचीव करते हैं हम लोग कि जो अगर गलत डेटा किसी कंपोनेंट को दिया जाए, इंटेंशनली इंटेंशनली गलत डेटा दिया जाए, फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट आपने बनाया जो यूजर का नेम को इनपुट लेता है, तो वो यूजर के नेम को इनपुट लिया, अगर यूजर हम जानबूझ के उसमें नेम जो इनपुट जा रहा है उसमें अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक डेटा डाल देते हैं, तो हमारा कंपोनेंट शुड बी केपेबल इनफ टू हैंडल दीज एक्सेप्शनल कंडीशंस। तो इनको एक्सेप्शन हैंडलिंग कैपेबिलिटीज कहा जाता है। ये कंपोनेंट का रोबस्टनेस रिप्रेजेंट करता है। ऐसा बहुत सारा केसेस हैं, जैसे एक और केस मैं आपको बताऊं, से आपका एक कंपोनेंट है जो नेटवर्क ट्रैफिक को हैंडल करता है।
100 से फॉर एग्जांपल 100 कंजिक्यूटिव लिंक्स एक साथ वो हैंडल कर सकता है। आप उसको जानबूझ के 101 लिंक्स साइमल्टेनियस कनेक्शंस उसको देंगे, तब देखेंगे कि वो ठीक से उसको हैंडल कर पाता है कि नहीं। तो वो एक्सेप्शन कंडीशन है। तो कंपोनेंट के अंदर में एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड होना जरूरी है, जो ये एक्सेप्शन कंडीशंस मतलब अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस को प्रॉपरली हैंडल करे और क्रैश ना हो जाए। अगर कंपोनेंट क्रैश हो गया तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इसीलिए कंपोनेंट क्रैश नहीं होना चाहिए, वो रोबस्ट होना चाहिए। फॉर दैट एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसीजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी टेस्ट किया जाता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसीजर प्रॉपरली बना है कि नहीं कंपोनेंट के अंदर में। ये कंपोनेंट टेस्टिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। व्हेन द कंपोनेंट इज टेस्टेड ओके, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, वी आर सेटिस्फाइड दैट द कंपोनेंट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड functionality, it is robust enough, it is giving correct output, it is not giving any errorful output, so it is good enough to be integrated with the system। तो हम क्या करते हैं, उन कंपोनेंट्स को फिर बाकी के कंपोनेंट जो टेस्टेड ओके हैं उनके साथ जोड़ के पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करके हम एक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेट करके भी टेस्ट फॉर्म, इंडिविजुअल टेस्ट तो कर ही लिया, साथ में इंटीग्रेट करके भी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक, तो उनको उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक, इट इज नोन एज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक और फेज है जो हम लोग कंपोनेंट टेस्टिंग के बाद करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रॉपरली टेस्टेड and they are capable of putting in the reusable component library, then we integrate all those tested components together so that हम पूरे के पूरे सिस्टम का ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज कर सकें, ओवरऑल एक्टिविटीज को जज कर सकें। क्योंकि इंडिविजुअल कंपोनेंट सही वर्क कर रहा है, जैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हो, डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में कम्युनिकेट ना हो रहा हो, डीएफडी जो बनाया गया था उस डीएफडी के हिसाब से अगर नहीं बना कंपोनेंट तो डेटा गलत डेटा आएगा, या डेटा आएगा तो कंपोनेंट प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ों को इकट्ठा करके, जब कंपोनेंट्स को हम एक साथ इकट्ठा करके पूरे सिस्टम को एज ए यूनिट टेस्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। तो इसमें रिगरस टेस्टिंग किया जाता है क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं डेटा का। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट करने के लिए जितना भी अपने डेटा यूज किया था, जानबूझ के गलत डेटा जो अपने डाला था, वो सभी चीजें इसमें फिर से की जाती हैं और जानबूझ के गलत डेटा उसमें डाला जाता है टू चेक द रोबस्टनेस ऑफ द एंटायर सिस्टम एज ए यूनिट। तो सभी कंपोनेंट्स मिलके एक रोबस्ट सिस्टम बनते हैं कि नहीं बनते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शनलिटी 100% डिलीवर हो रहा है कि नहीं, उसको वैलिडेट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। फिर जाके आफ्टर इट इज कंप्लीटली टेस्टेड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, तब जाके पूरे सिस्टम को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ चलो अब ये रेडी है टू बी टेस्टेड फर्दर फॉर एक्सेप्टेंस पर्पसेस। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एक अलग टाइप का टेस्टिंग है जिसको इसके बाद किया जाएगा। ठीक, तो फिलहाल के लिए इंटीग्रेट करके सभी कंपोनेंट्स को एज ए सिंगल यूनिट बना के फिर उन पे रिगरस टेस्टिंग किया जाता है। तो पूरे सिस्टम का एंटायर फंक्शनलिटी को 100% चेक किया जाता है कि एक एक फंक्शन रोबस्टली करेक्टली इंप्लीमेंट हो रहा है। जब ये इंश्योर हो जाता है तब जो टेस्टिंग ग्रुप है सर्टिफाई करता है कि नाउ द सिस्टम इज बिल्ट, द कंपोनेंट्स आर गुड, द सिस्टम इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द नीड। तो दिस वाज अबाउट टुडेज डिस्कशन। किसी को कोई डाउट है क्या अभी अभी जो अपन ने डिस्कस किया? एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। सर वो डीएफडी का लेवल 2 जो आप बोले थे सर, वो उसका कैसे होगा सर? डीएफडी का जो लेवल 2 है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपना लेवल ये लेवल 1 डीएफडी दिख रहा है।
स्क्रीन में लेवल 1 डीएफडी दिख रहा है? यस सर। हाँ। यस सर। तो लेवल 1 डीएफडी को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, जैसे अभी मैंने कहा कि लेवल 1 डीएफडी का अगर डिटेल्स बनाना है, से फॉर एग्जांपल ऑर्डर फूड में, से फॉर एग्जांपल जनरेट रिपोर्ट्स है, से फॉर एग्जांपल जनरेट रिपोर्ट्स के अंदर में, से फॉर एग्जांपल वी हैव अदर मॉड्यूल्स आल्सो दैट विल हेल्प टू जनरेट रिपोर्ट्स। क्या क्या मॉड्यूल्स हो सकता है, देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखेंगे। जनरेट रिपोर्ट के अंदर में एक मॉड्यूल होगा इनपुट मॉड्यूल, जो इन्वेंट्री को इनपुट लेगा और ऑर्डर को इनपुट लेगा। तो एक मॉड्यूल हो सकता है इन्वेंट्री इनपुट, एक मॉड्यूल हो सकता है ऑर्डर इनपुट, और ये दोनों क्या करेंगे, इन्वेंट्री से इनपुट लेंगे और ऑर्डर से इनपुट लेंगे। एक और मॉड्यूल जनरेट रिपोर्ट में हो सकता है इंटीग्रेट रिपोर्ट। इन्वेंट्री डिटेल्स जो आया है और ऑर्डर डिटेल जो आया है, अलग अलग मॉड्यूल से इनको लिया गया है। एक इन्वेंट्री इनपुट मॉड्यूल से आया है, एक ऑर्डर इनपुट मॉड्यूल से आया है। उन दोनों मॉड्यूल का आउटपुट को इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाने का एक मॉड्यूल हो सकता है, दैट इज इंटीग्रेट रिपोर्ट मॉड्यूल। तो ये सब मॉड्यूल्स हो गए जनरेट रिपोर्ट्स के। तो लेवल 2 डीएफडी में हम इन डिटेल्स को फिर से बताएंगे कि जनरेट रिपोर्ट्स में ये इतने सारे और सब मॉड्यूल्स भी हैं जो जनरेट रिपोर्ट को कंप्लीट करते हैं। कंपोनेंट्स इसको बोलते हैं ना, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। वैसे ही ऑर्डर इन्वेंट्री में भी हो सकता है सब मॉड्यूल्स हों, ऑर्डर फूड के अंदर भी सब मॉड्यूल्स हो सकते हैं। और ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड करते हैं जब हम प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी से डिवाइड करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कि इसको हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें तो उसको मैनेज करना ईजी हो जाता है। तो अब अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में आप उसको डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर फूड के अंदर भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो सॉल्व करेंगे हम लोग। जनरेट रिपोर्ट्स में भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स। और ऑर्डर इन्वेंट्री में भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग मॉड्यूल्स। तो इस इन सभी मॉड्यूल्स का एक्सटेंडेड वर्जन एक और बन सकता है, लेवल 2 डीएफडी में बन सकता है। और वैसे ही लेवल 3 डीएफडी भी बनेगा। और अगर डिटेल में जाएंगे तो डिपेंड्स कि डिटेल कितना करना है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत कम डिटेलिंग करेंगे तो यूजलेस हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से डिटेल्स नहीं बता सकते तो इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं कर सकते। ठीक। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं जो डायग्राम है, ये कोडिंग फेज में यूज किया जाएगा तो एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि हाँ जो बन रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं बने। ठीक है सर वो एनी मोर? किचन से सर हाँ लेवल 0 में जैसे आपने बताया था कि सर किचन से सप्लायर कनेक्टेड रहता है, मतलब जैसे वहाँ का वर्क कंप्लीट होता है वो सप्लायर को फिर सेंड करता है जो हाँ, भी ये होता है। एक्सटर्नल कनेक्शन। सर हाँ ये सर, तो सर उसमें लेवल 1 वाले में तो सर ऐसा सच कुछ शो नहीं कर रहा है सर, वो समझ हाँ, नहीं आया थोड़ा। लेवल 1 में इसलिए शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि लेवल 2 में बताएं इसको, वो कनेक्शन को, ओके है ना। सर। तो वैसे दिखा सकते हैं, मतलब एज द लेवल इंक्रीजेस द डिटेल्स ऑल्सो विल इंक्रीज, है ना। इंक्रीज डिटेल्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। लेवल 0 में ओके सर। डिटेल देखो कितना कम था, हम्म। है ना। लेवल 1 में देखो डिटेल्स बढ़ चुका है, हम्म। लेवल 2 में और बढ़ जाएगा, ओके सर। है ना। अकॉर्डिंग टू द नीड एक्चुअली, है ना। वो बहुत ज़्यादा डिटेल बढ़ाना नहीं है, मतलब ज़रूरत पड़ने पर ही डिटेल्स बढ़ाया जाता है। जनरली जैसे आप लोग अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना प्रोजेक्ट्स में कॉलेज के अंदर, तो उसमें आप लेवल 0 और लेवल 1 डीएफडी तक दिखा दें वो बहुत है। ओके सर। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? सर एक्सेप्शनल हैंडलिंग को थोड़ा एक बार हाँ, फिर से। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है कि वो कंडीशंस जो हमने सोची नहीं थी और वो हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट टेस्टिंग में बताया था, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पार्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आप जैसे आगे भी देखेंगे, जैसे सी प्लस प्लस में भी एक मैकेनिज्म है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जावा में भी है। ऐसे अलग अलग जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेजेस होते हैं उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसीजर दिया रहता है। तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसीजर क्या होता है कि हम एक कंस्ट्रक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलर। जैसे जनरली क्या होता है, वो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर में रहता है। ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड डालते हैं जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है।
मतलब उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने सी इक्वल टू ए बाई बी लिखा है, तो सी इक्वल टू ए बाई बी में क्या है, बी का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो डिवाइड बाई जीरो एरर आ जाएगा, तो दैट इज एन एक्सेप्शन। अगर हम उसको ट्राई ब्लॉक में डाल दें, जैसे जावा का कोड के बारे में कह रहा हूँ, अगर मैं ट्राई ब्लॉक में डाल दूं सी इक्वल टू ए बाई बी और बी का वैल्यू अगर जीरो कर देते हैं, तो वो ट्राई ब्लॉक से वो कैच ब्लॉक में जंप करके आएगा, और कैच ब्लॉक में हम उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन को हैंडल करने के बाद हम प्रोग्राम को नॉर्मल एग्जीक्यूशन से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम कैच ब्लॉक ट्राई कैच ब्लॉक यूज नहीं करेंगे, तो जिस मोमेंट ए बाई बी एग्जीक्यूट होगा, डिवाइड बाई जीरो एरर आएगा, उसी पॉइंट पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। प्रोग्राम जैसे ही टर्मिनेट हुआ मतलब आपका कंपोनेंट वहीं पे एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। कंपोनेंट एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया मतलब सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें प्रॉपर ट्राई कैच ब्लॉक्स लगाएंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसीजर्स लगाएंगे, जिससे कि प्रोग्राम चलते चलते क्रैश ना हो जाए गलत इनपुट के कारण। तो दिस इज अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक ब्रीफ में मैंने बताया। ओके, Thank you, sir. एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है फिर